हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं सभी लोग। तो जैसा सभी को पता है कि ये बैच हम लोगों का आज से लॉन्च हो गया है। शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन इसकी टाइमिंग 7 बजे नहीं होगी। इसकी टाइमिंग जैसे अभी फ़िलहाल में 1 वीक तक ये चलने वाला है, या फिर 4-5 दिन चलेगा इस टाइमिंग पे। उसके बाद इसकी टाइमिंग भी सुबह में होगी, 11 से 12 हो सकती है, या 12:30, जो भी होगा वो टाइमिंग हम इसका फिक्स कर लेंगे। ये यूथ पब्लिकेशन का, इसमें चैप्टर वाइज सोल्यूशन होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं CBT 2 का जो पेपर हुआ था अभी 2022 में आए हुए सभी क्वेश्चन, ठीक है। सभी क्वेश्चन का मतलब जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। लगभग 3 पेपर थे आपके और 105 क्वेश्चन आए हुए थे आपके एग्ज़ाम में। हाँ, इनके सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये PDF भी आपको मिलेगा। अभी ये सिर्फ हिंदी में है क्योंकि अभी आज ही टाइप होके आया है। और तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सेट नंबर 1, 2, 3 ये 9 तारीख को जो हुआ था पहला शिफ्ट, इसका पेपर है CBT 2। कल जैसे बहुत सारे लोगों का कहना भी था कि CBT 2 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनका सलूशन करवाया जाए, ठीक है। और आप लोगों के ही कमेंट बहुत सारे मैंने देखे थे, ठीक है। तो पीयूष, बबीता, प्रहलाद, रमाशंकर, महेंद्र कुमार, कई सारे लोग लाइव आ चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे। देखेंगे, देखिए CBT 2 का जो पेपर था वो CBT 1 से भी कहीं ना कहीं ईजी था, ठीक है। बस ये सिर्फ दिक्कत ये थी ना कि लोगों को पहले से माइंड में बना हुआ था। मैं हर सेट में से जो क्लास चल रही थी, अंतिम प्रहार बैच जैसे आप लोगों के बैच में, तो उसमें आपको हर समय बताया गया था कि जो पेपर आने वाला बहुत ही कॉमन पेपर होगा और सेम टू सेम CBT 1 जैसा ही पेपर बना हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, 2-4 क्वेश्चन में कैलकुलेशन थे, बाकी हर जगह क्या था, पेपर नॉर्मल पेपर था। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं CBT 1 से ईजी था अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अगर आप CBT 1 के 100 सेट लगा लेते हैं ना, तो CBT 2 का कोई भी लेवल का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। कोई भी लेवल, इससे अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपको कराया भी जा रहा है अंतिम प्रहार बैच में। और ये पहला क्वेश्चन है, जैसे ये CBT 1 में भी आया था, बस चेंज क्या था कि इस √5 के जगह पे √2 था, y के जगह पे x दे दिया था या थीटा दे दिया था। ऐसे क्वेश्चनों में जो साइन साइन वाला ना, इसको एक तरफ बस कर लेते हैं, साइन साइन वाले को हम एक तरफ कर लेते हैं। और यहाँ से tan या cot यही कुछ पूछता है आपको। तो इन क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन भी और ये PDF भी आपको दे दिया जाएगा। जो लोग बैच में हैं उनके बैच में अपलोड हो जाएगा, और जो लोग बैच में नहीं हो, जैसे अलग से भी कहीं पढ़ते हो, तो उनके लिए ये टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम जो हमारा है मैथ्स बाय DP सिंह नाम से, उसको आप सर्च करके वहाँ से भी ले सकते हैं। और पहला आंसर भी इसका आ चुका है, पीयूष का सबसे पहले, और कई लोग और भी आंसर दे दिए हैं, जैसे मीना कुमारी ने भी दे दिया है, रमाशंकर प्रजापति ने भी बता दिया है कि बी आंसर होगा। तो बी बिल्कुल राइट आंसर है, और इसका सोल्यूशन मैं यही आपके सामने बनाऊंगा, यही सोल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी रहेगा। सेट 1 फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। और तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था। हाँ, क्वेश्चन क्या दिया था कि 2 sin y प्लस cos y का, हाँ 2 sin y प्लस cos y बराबर में √5 sin y था। बहुत इजी सा क्वेश्चन। देखिए, इसमें हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ हमको ये वाली वैल्यू को इधर लेके जाना होता है। साइन साइन वाले को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ अगर ले जाएंगे इधर, तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास cos y। और ये जब साइन साइन दोनों आ जाएंगे ना, तो साइन y कॉमन हो जाएगा। मैं डायरेक्ट एक लाइन लिख रहा हूँ, और ये √5 माइनस में 2 बचेगा, सिर्फ यही आने वाला है। जब ये वाली वैल्यू इस तरफ जाएगी तो साइन 2 बार आएगा। देखिए, यहाँ भी साइन, इसके साथ ये माइनस में भी आएगा, इसलिए -2 है। इस साइन को अगर मैं नीचे ला दूँ इधर, तो घटा नहीं रहे, इस बार भाग दे रहे हैं, तो हम भाग भी दे सकते हैं साइन y। तो ये वैल्यू आ जाएगी √5 - 2, और ये होता है हमारा cot y के बराबर। cot y की वैल्यू √5 - 2। अब इस cot को देखिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/tan y, और इसकी वैल्यू आएगी √5 - 2। अब देखिए, tan की वैल्यू अगर लाना होगा तो इसी को हम लिखेंगे, तो नीचे में 1/√5 - 2, और ऊपर ले जाएंगे तो ये √5 + 2 हो जाता है। अगर इनका डिफरेंस अगर हमारे पास 1 का हो ना, तो ये ऊपर जाकर सिर्फ साइन बदल लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, और बहुत इजी सा था।
और ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, सीजीएल में भी पूछा गया, सीएचएसएल में आया है, सीबीटी 1 में आया है, ग्रुप डी में भी आया हुआ, आप चेक करिए, ग्रुप डी में भी पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज आपको दिखाई देगी और कुछ भी नहीं है, हर जगह से वैल्यू आपको सेम ही मिलने वाले। हाँ वो भी कर सकते हैं, बात वही है, डिवाइड करके घटा लीजिए या घटा के डिवाइड कर लीजिए, दोनों एक ही चीज़, डिवाइड तो करना ही हमको लास्ट में, जैसे यहाँ पे है। तो इजी क्वेश्चन पहला बहुत ही इजी था, आपके सामने था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारे पास क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग CBT 2 2022, जिससे कि आपका सोल्यूशन का ये PDF बनेगा ना, तो आपके लिए इजी रहेगा। और ये 9 मई को था ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन, और ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अभी जो लेवल 2, 3, 5 होने वाला है ना, वहाँ पे भी मिलेगा, ग्रुप डी में भी मिलेगा, 100% मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। ये बनना ही बनना है ये क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस का एक ऐसा क्वेश्चन है, बिना इसके पेपर अधूरा होते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों दिया जाता है। प्रॉफिट और डिस्काउंट क्वेश्चन में दोनों दिया रहेगा, पहचानने का तरीका समझिएगा। मार्क प्राइस और सीपी मतलब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में यहाँ पे चर्चा होती है। और इसमें क्या होता है कि लाभ भी होता है और उसके साथ साथ हम छूट भी देते हैं, छूट देने के बाद लाभ होता है। तो इसमें सीपी और एमपी का अनुपात होता है, ये सबको पता होना चाहिए। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन में आता है कि जो सीपी और एमपी का जो हमारा रेशियो होता है, इसको हम बोलते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, और ये हमारे पास 100 प्लस प्रॉफिट होता है अगर प्रॉफिट है तो। अगर यही लॉस होता है ना डिस्काउंट देने के बाद, तो यहाँ पे -L लिख लेते, लॉस भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ, देखिए लाभ हमको हुआ है कितने का, 10% की छूट दिए हैं, तो हमको लाभ हुआ है 12.5% का, ये क्वेश्चन में दिया था। डिस्काउंट हमको दिया हुआ था, डिस्काउंट दिया था 10% का, और हमको प्रॉफिट हुआ है 12.5% का। तो यहाँ डी के जगह पे अगर 10 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा 90%, और अगर प्रॉफिट के जगह पे 12.5 लिख लेंगे तो 112.5% आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन में यही बोला था ना कि अब इसमें हम डिस्काउंट नहीं दे तो लाभ क्या होगा। तो डिस्काउंट नहीं देंगे तो 90 रुपए के सामान को हम 112.5 पे बेचेंगे, तो ये हमारा लाभ जो दिख रहा है यहाँ पे वो कितने का हो जाएगा 22.5 का। और ये किस पे लाभ होगा, सीपी पे। सीपी पे कितना 90 का, तो ये इससे कट जाएगा और कितना आ जाएगा 1/4, और 1/4 की वैल्यू आ जाएगी 25%। ऐसा कर सकते हैं। अच्छा दूसरा चीज आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इजी भी कर सकते हैं इसको, और भी वैसे इजी तो ये भी है। इजी करने का मतलब इसको चाहे तो दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या होगा कि सीपी और एमपी का जो हमारे पास अनुपात था, ये 100 को ना हम 100 को हम 1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1, तो हम 1 माइनस में डिस्काउंट लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस में प्रॉफिट। 1 का मतलब जब फ्रैक्शन में लिखना होगा, 1 माइनस डिस्काउंट कितना है 10%, इसको 1/10 लिखते हैं, तो हम 1/10 भी लिख सकते हैं। और तब जगह अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको भी फ्रैक्शन में लिखना होगा, और ये 1 प्लस 1 में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये इसमें घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9/10, और ये घट जाएगा तो देखिए ये आ जाएगा कितना 8 1 9 में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो देखिए 9 से 9 कट जाएगा, 4 से ये 2 बार, और 4 से नहीं 2 से ये 4 बार, और 2 से ये 5 बार। इसका गुणा इधर, तो ये 4 वाली वस्तु 5 में बेची गई है, कितने का लाभ 1/4 का। 1/4 कितना 25% का लाभ होगा। तो एक तरीका हमारे पास ये भी हो सकता है, ठीक है, एक तरीका हमारे पास ये भी हो सकता है। इसके अलावा भी अगर लगाना चाहें तो आप इसका तीसरा तरीका भी लगा सकते हैं, और वो मैं बता देता हूं आपको तीसरा वाला भी। वे 3 में हमारे पास क्या आएगा कि हम सीपी को हम डिस्काउंट दिए हैं, तो डिस्काउंट जो हमारा होता है वो एमपी से दिया जाता है। किससे दिया जाता है, एमपी से। कहाँ से, सीपी का। तो डिस्काउंट कितने का था 10% का, मतलब 10 वाली वस्तु को हमने 9 में बेचा, और हमको लाभ हुआ है। लाभ जो होता है ना वो सीपी से किस पे होता है, हमारा एसपी पे होता है। सॉरी यहाँ पे हम एसपी लिखेंगे ना, डिस्काउंट हमेशा एसपी आता है। तो इस वाले में हम उल्टा लिख लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं, किसी भी तरीके से लिख लीजिए। हम एसपी का अनुपात एमपी के साथ लिख लेते हैं। तो 1 रुपये का अगर हमने छूट दिया है, यहाँ पे 1 रुपये का छूट दिया है, तो 10 रुपये का सामान रहा होगा, हमने 1 रुपये छूट दे दिया तो 9 में बेचा होगा। और फिर हमको जो लाभ हुआ है सीपी और एसपी के हिसाब से वो हुआ है 12.5% का, मतलब 8 वाली वस्तु को हमने 9 में बेचा है। अगर इन दोनों का गुणा कर देंगे ना तो देखिए ये एसपी से एसपी कट जाएगा, यहाँ आएगा सीपी और एमपी का अनुपात, और ये आ जाएगा देखिए 9 से 9 कट जाएगा। ये 8 वाली वस्तु को हमने कितने में बेचा 10 में, तो कितने का लाभ हुआ हमारे पास 2/8।
तो ये आ जाएगा 1/4 और 1/4 कितना आता है 25%। तो ये 3 अलग अलग अप्रोच होगा जिनसे आप लगा सकते थे इस क्वेश्चन को। और इस वाले क्वेश्चन को मैंने 3 इसलिए तरीका बताया कि कभी भी अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा दिक्कत हो तो तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप 1 अगर लिखेंगे तो इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा, अगर 100 लिखेंगे तो इसको सेम वही वैल्यू लिखनी पड़ेगी परसेंटेज वाली। चाहे तो इस तरीके से अनुपात बना के भी लिखा सकते हैं। इन दोनों का रेशियो मेथड जिसको बोलते हैं, ये कट जाएगा इससे, ये भी आ जाएगा। इसके अलावा भी चौथा पांचवा भी होता है, ज़्यादा भी नहीं समझना। 3 में आपके सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। कहीं कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता तो आप रेशियो से जा सकते हैं, इससे लगा सकते हैं। पॉइंट में होगा तो हम या तो ऐसा कुछ ईजी नंबर होगा तो इसमें भी रख सकते हैं। हाँ, जैसे भी बनाना हो ये बना सकते हैं। 8 9 10 एक ही चीज़ है। तो ये तीनों में से जो भी आपको बेहतर लगे उससे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिए क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि इसको हमको बेसिक कैलकुलेशन करना है। बेसिक कैलकुलेशन कि हमको देखिए इसमें बॉडमॉस रूल लगाना है। 56 का भाग देना है हमको किसमें, 14 में। तो हम इसको लिख भी लेते हैं कि 56 का भाग देना है हमको 14 में। और उसके अलावा हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस में 12 है। 2 का स्क्वायर माइनस में 12 है। और फिर उसके बाद हमारे पास है गुणे में 6 और भागे 3। और इसके बाद हमारे पास है प्लस में 10 है बराबर में z है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पहले भी हर जगह ही मिल जाता है। और इसको सिर्फ सॉल्व ही तो करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ये वाला पहले भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, और गुणे में ये 4 आ जाएगा। माइनस में देखिए फिर इसको भी भाग देंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 12 दूना 24 आ जाएगा। और प्लस में 10, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी z। तो पहले इनको जोड़ लेंगे तो ये 26 माइनस में 24, इसकी वैल्यू क्या है, z के बराबर है। तो 2 आ जाएगा z का मान, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेसिक पहले हमको डिवाइड, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना, बस बॉडमास रूल को फॉलो करिए और ये हमारे पास हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये हो तो जाएगा, लेकिन मैं सारा क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ ना कि ये सारा PDF आपको मिल जाएगा इस वाले टेलीग्राम पे, सोल्यूशन इसका मिल जाएगा, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैथ्स बाय DP सिंह, ठीक है। इस टेलीग्राम ग्रुप पे इसका सोल्यूशन पड़ जाएगा अभी क्लास के बाद, ठीक है। तो देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और ही कॉमन सा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 23.5% दिया, देखिए ये एक लाइन का क्वेश्चन, मैंने बोला ना हर पेपर में आपको इजी क्वेश्चन दिए जाते हैं, साथ में आपको थोड़े से कैलकुलेटिव मिलते हैं। अभी कैलकुलेशन नहीं है, देखने के ऊपर आपका अपना अपना नजरिया। देखिए सभी क्वेश्चन किसी के लिए हो सकता है कि ये पॉइंट में दिया तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी है, और किसी को ये लगता है कि ये तो 5 वाला नंबर लास्ट में 5 है, इसको तो बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी ईजी हो सकता है। बस आपको समझने के ऊपर है। बहुत कॉमन है। संख्या का 23.5% 11.75 के बराबर है। 23 कितना बोला था, 23.5% जो है ना वो 11.75 के बराबर है। तो ये इसका आधा है। थोड़ा अगर ध्यान से दिमाग लगाइए तो आधा दिखेगा। आधा दिखेगा नहीं, देखिए 11 का डबल 22, 75 1.5, तो ये आधा होगा, तो 100% संख्या होगी, तो ये भी इसका आधा हो जाएगा। और आधा कर लेंगे तो ये कितना होगा, 50। कितना सेकंड वाला, 2 से 3 सेकंड लगने वाला है। ये है CBT 2 का लेवल, आप खुद ही चेक कर लीजिए। कोई लेवल होता ही नहीं किसी भी पेपर का, ठीक है। सिर्फ यही बात है, किसी को ये कैलकुलेशन भी लग सकता है बहुत ज़्यादा, किसी को ये कैलकुलेटिव नहीं भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि कौन कैसे लगाता है। हाँ, कौन कैसे लगाता है उस पर डिपेंड करता है किस तरीके से आप करते हैं। तो इसका आधा कर लेंगे तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, 5 जो आया था इस शिफ्ट का आपका 5, ये और भी ईजी है। देखिए किसी एक निश्चित धनराशि में, तो थिंक विदाउट इंक है सारे क्वेश्चन। साधारण ब्याज की दर पे एक धनराशि 10 वर्ष में 75%। 10 वर्ष में 75 का मतलब क्या हुआ, 10 वर्ष में 75 का मतलब होगा कि एक वर्ष में 7.5%, और 6 वर्ष में 6 सत्ते 42 और 3 और कितना हो जाएगा 45%। सीधा आंसर कि 45% ब्याज मिलने वाला। तो देखिए ये क्वेश्चन में था हमारे पास कि जो 10 वर्ष में मिला था 75% है। तो रेट निकाल लेते हैं हम लोग। रेट निकाल लेंगे 10 से भाग देके। मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि जिससे आपको मिल जाए। और बोला था कि अगर यही SI हमारा 6 वर्ष में होगा ना, 6 वर्ष में, तो 6 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 45%। 45%, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन नंबर 5 में, कुछ भी नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, कैसा है, इजी है, छोटा सा। अच्छा, ये भी बताया गया था आपको
ट्रिक का वीडियो बनाया गया था, उसमें भी बताया गया था, यूट्यूब पे पड़ी होगी ट्रिक का वीडियो, कि सर्कल के अंदर में आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। परिधि दिया हो, रेडियस दिया हो, तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, ये चीज़ क्या आपने पढ़ा था कि जैसे ये चीज़ हमने आपको सिखाया गया था सभी को कि रेडियस का और पेरीमीटर का और एरिया का जो अनुपात होता है वो 7:44 रेशियो में और 154 होता है। इसमें से हमको इसकी वैल्यू दिया हुआ है 308। 308 तो ये इससे कितना गुना है, 7 गुना पे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2। तो ये वाली जो एरिया होता है ना, ये 7 का स्क्वायर का गुना हो जाता है। अगर रेडियस पूछता तो ये भी 49 आता। अगर रेडियस आपसे पूछता तो आंसर कितना होता, 49, लेकिन रेडियस पूछा नहीं था। तो सिर्फ इसमें हमको गुणा करना 49 का, 49 का गुणा कर लेंगे तो ये हमारे पास 6 और 4 और ये 5 और 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। अब गुणा करने में भी अगर दिक्कत है तो ऐसे कर सकते हैं, 154 का गुणा हमको करना 49 में, तो पहले 50 बार कर लेंगे, 50 बार, 49 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे 50, तो कितना आ जाएगा ये 7700। फिर इसी में 154 घटा लेंगे तो भी हमारा ये बन जाएगा। गुणा करने का एक टेक्निक नॉर्मल सा कि 50 में गुणा करके फिर हम उसमें क्या कर लीजिए, 154 घटा लीजिए, 76 नहीं आएगा, कितना आएगा हमारे पास, 7546 आ जाएगा। ठीक है, 7546। हाँ, इसका पीडीएफ तो मिलेगा ना, आप लोग जो लोग बैच में उनको तो क्यों नहीं मिलेगा। बाकी ये जो सोल्यूशन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि पहले मैं उसी पे सॉल्व कर लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका सोल्यूशन अभी टाइप करने में समय लगेगा, ये बाद में हम इसको टाइप करवा देंगे तो आपको पीडीएफ प्रिंट वाले फॉर्म में भी मिल जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, अभी फिलहाल में आपको ये इसी तरीके से हम दे देंगे, जो हम हैंड रिटन वाला है ना, ये वाला सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, तीनों सेट आपको कराया जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और एक महिला 30 दिनों में। बहुत ही इजी, मतलब एकदम एकदम आसान वाला क्वेश्चन है। देखिए एक पुरुष हमारे पास क्या है, कितने दिनों में, 20 दिनों में, और एक महिला कितने दिनों में, 30 दिनों में काम करती है। एलसीएम ले लीजिए कि ये 60 आ जाएगा, ये 3 बार में, ये 2 बार में। बोला कि अब इसी कार्य को, जो हमारा आंसर होगा, बोला इसी कार्य को अब कितने लोग करने वाले हैं, इसी कार्य को हमारे पास 2 पुरुष और 3 महिला करने वाली है। 2 पुरुष और 3 महिला, तो 2 पुरुष 3 महिला का मतलब यहाँ 2 पुरुष होंगे और 3 महिलाएं होंगी। तो ये 60 की जो वैल्यू होगी ना, देखिए एक पुरुष की क्षमता कितनी है, 3, तो 3 दूना 6 आ जाएगा, और यहाँ पे एक इस महिला की 2, 2 गुणे 3 6 आ जाएगा। तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो कितने दिन में काम होगा, 5 दिन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हमारे पास, यहाँ तक क्लियर है, इजी था हमारे पास, तो एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, तो ये 54 था, ठीक है, 55 तो देगा तो कटेगा ही नहीं। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी व्यक्ति को कितने देर में पार होगा। ठीक है, जिनको ये पीडीएफ चाहिए यहाँ से भी ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय डीपी सिंह नाम से, यहाँ से ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ के लिए जो लोग कमेंट कर रहे हैं, तो 54 किलोमीटर, तो ये देखिए हमारे पास क्या हुआ क्वेश्चन, हम यहाँ पे ही लगा लेते हैं इसको अलग से, क्वेश्चन नंबर 8 को, और छोटा सा क्वेश्चन है तो यही लिख लेता हूँ कि ज़्यादा बड़ा वो ना बने। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, तो इसमें टाइम पूछा था, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास 450 मीटर है और स्पीड है 54 किलोमीटर। इसको मीटर पर सेकंड में डिवाइड कर लेंगे इसको। तो अब देखिए यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 30 सेकंड, अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये हमारे पास 30 सेकंड आ जाएगा। 30 सेकंड का मतलब कैसे, ये कट जाएगा 9 छक 54 और 9 पचे 45, 50 बार में, ये इससे 10 बार में, और ये कट जाएगा 3 बार में 10, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आप कर सकते हैं 450 में 54 से सिर्फ डिवाइड करना है 30 सेकंड। इजी क्वेश्चन था। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इधर देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास जो है कि 5000 की कुल धनराशि, सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन, ग्रुप डी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ग्रुप डी एक बार चेक करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर देता है। ग्रुप डी में यहाँ साधारण ब्याज की जगह पे सीआई भी लिख के दिया था एक बार, ठीक है, 2018 वाले में। तो 5000 की धनराशि कुल, इसमें एलिगेशन का यूज करते हैं हमेशा हम। 5000 की कुल धनराशि में से दानिश को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर और शेष भाग को
10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। और यदि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त हुआ कुल ब्याज 1072 रुपये है तो दानिश 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे कितनी राशि निवेश किया था, ये पूछा गया। बहुत आसान सा है, पहले एक बार चेक करते हैं कैसे लगाना है इसको, ठीक है। हाँ, तो इसको लगाने का तरीका देखिए, लगाने के कई सारे अप्रोच हैं, लेकिन मैं आपको 2 बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं सीखेंगे, टाइम बहुत कम है, क्योंकि पेपर अभी सॉल्व भी नहीं हो पाएगा 1 घंटे में पूरे। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो हम पहला तरीका बताना चाहेंगे आपको, पहला तरीका एलिगेशन मेथड। क्या लगाएंगे हम? एलिगेशन। एलिगेशन से एलिगेशन में हमारे पास क्या होगा ना कि जैसे 2-2 वर्ष की बात हुई है, कितने वर्ष की? 2 वर्ष की। तो हमारा पहला जो 12% था, तो 12% गुणे में 2 कर लेंगे इसका, और दूसरा हमारे पास था 10%, तो ये भी 2 साल का होगा। और जो तीसरा जो बीच में हमारे पास आएगा यहाँ पे, ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी एक बार लगा के देखेंगे। जो 1072 रुपया था, कितना था? 1072 रुपये कि 172 मिला है इस 5000 का, तो गुणे में 100 कर लेंगे। टोटल हमको जो ब्याज मिला, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 100 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 10.72 और ये 21 में 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ठीक है, 21.44%। तो ये 21.44% मिला है टोटल। तो ये 2 साल का 24 मिला है, इसका कितना मिला है? 20। तो इनको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ जिससे थोड़ा आसान रहेगा। ये हमारे पास 24% हो गया और ये हमारे पास 20% हो गया। अब एलिगेशन लगाएंगे तो इनका रेट से कितना पैसा बटा था ये निकल जाएगा। तो इसको घटा लेंगे तो ये 1.44 दिख रहा है, और ये वाला देखिए घटा देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2.56 आ जाएगा, ठीक है, 5-6 आ जाएगा। 16 से काट देते हैं, 16 से ये 9 बार में और 16 से ये 16 बार में, तो ये 9 और 16 का अनुपात आ गया। 9-16 मिला कितना था? 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू दिया है 5000, कितना गुना पे है? 200 गुना पे। तो ये जो 12% वाला है ना, ये भी 200 गुना पे होगा, तो ये आएगा 1800, और ये वाला भी आ जाएगा 200 गुना पे, तो 3200 आ जाएगा। तो हमको ये वाला पूछा था, तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा कितना पैसा इसमें लगाया गया था, ठीक है। ये इजी सा क्वेश्चन था, एलिगेशन के थ्रू जा सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन और भी इजी बना सकते हैं इसको। तो वे 2 को भी देखिएगा। वे 2 ये बोलता है ना कि जैसे जो भी पैसा था हमारे पास 5000 रुपया, इसको हमने लगाया, एक जगह हमने लगाया है कितने से? 20% रेट पे, एक जगह लगाया 24% के रेट पे, ठीक है, ध्यान समझ। और इस पे ब्याज मिला है हमको 1072, ठीक है। तो इसमें हम देखिए, ये 20 और 24 लिखने का मतलब ये नहीं कि 1 साल का, ये 2 साल का लिखा हूँ, 10 दूना 20 और ये 24, थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया। तो इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। ब्रेक का मतलब 20% और प्लस 4%, ऐसे देखिएगा कि ये जो 24 वाला था ना, इसको पिछले वाले से ब्रेक कर लिए। तो अगर 20% ब्याज मिलता, अगर मान लीजिए 20% मिलता, सिर्फ कितना मिलता? 20%, तो कितना मिलता इस पे? 20% ब्याज मिलता अगर हमको, तो अगर मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर दिखे, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अगर 5000 रुपये थे हमारे पास, और इसमें हमको एक तो 20% हो गया, और जो 24 वाला था ना, इसको लिखेंगे 20 और प्लस में कितना? 4%। तो टोटल जो ब्याज मिला है 1072 मिला है। अगर हमको 20% पे मिलता केवल, मान लेते हैं 4% ब्याज था ही नहीं, 20 ही 20 था, तो 20% इसका कितना मिलता? 10, 5, 5, 1000 मिल जाता। कितना मिलता? 1000। 10% 500, 1000। तो ये जो 72 रुपया ज़्यादा है ना, ये क्यों है? 72 क्यों ज़्यादा हुआ? इसका सिर्फ एक रीज़न है, ये छोटा सा 4%। ये 4% 72 के बराबर होगा, और आंसर आ गया। 4% की वैल्यू जो होगी ना, वो 72 होगी, और कितना गुना पे है ये? इससे 18 गुना पे। तो 100% भी कितना गुना पे? 18 गुना पे, और ये आंसर आ जाएगा 1800। 1800 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। विदाउट एलिगेशन, विदाउट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ये दोनों मेथड भी आपको सिखाया गया है, आपकी क्लास में कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो जो आपको बेहतर लगे दोनों में से कर सकते हैं। एलिगेशन भी बेहतर है, ये भी बेहतर है। एलिगेशन में थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है कभी कभी, और इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ईजी रहता है। इतना ही डिफरेंस है बस दोनों क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा 9, ये 8 था कि 9 था? एक बार इसको नंबरिंग गलत ना हो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। ये हमारा 9 नंबर था। तो अब हमारे पास जो आएगा क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, गुणा भाग करने वाला है। 72, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, 72 माइनस में 4
और ब्रैकेट में हमारे पास क्या क्या है, ब्रैकेट में हमारे पास है 20 + 24 × 8, 20 + 24 / 8, और साथ में हमारे पास है मल्टीप्लाई किया गया है 6 से और -4 × 4, -4 × 4, और इसके अलावा हमारे पास है प्लस में 20। इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो ये है क्वेश्चन, बेसिक बॉडमॉस रूल से इसको सॉल्व करना आपको। पहले भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा 3, यहाँ से यहाँ तक 3 आ गया, फिर इसमें 6 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 18 आ गया, और फिर हम देखिए 18 और इसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास 38 आ जाएगा। 38 में से 16 घटा लेंगे। अच्छा, फिर से इसमें एक बार देख लेते हैं, सही तो किया गया ना, 40 + 24, ये 40 था ना, तो इसको 40 कर लीजिए, ठीक है। तो 40, देखिए ये वाला हमारे पास 18 और 40 कितना आ गया, 58, 58 में से 16 घटा लेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 58 में से 16 घटाया ना, तो 58, 10 घट गया 48, 42, ठीक है। तो 42 में फिर 4 का गुणा भी होगा। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, 42 × 4, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 168। अब ये 72 माइनस में 168 प्लस में 20, तो ये 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 92 माइनस में 168, तो ये माइनस में आंसर आएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 7, 76 आ जाएगा। माइनस में कितना आ जाएगा, 76, और यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। 76 मतलब सी वाला ऑप्शन सही होगा। हाँ, ये CBT 2 वाले सवाल है जो अभी हुए थे। जो लोग बाद में जुड़े हैं वो ध्यान से देखेंगे, CBT 2 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास कि एक गोलीय कोष की बाह्य त्रिज्या, बस फार्मूला बेस, मैंने बोला था मेंसुरेशन में कुछ मत पढ़ के जाइएगा, सिर्फ फार्मूला रट लीजिएगा, जितने फार्मूले हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मेंसुरेशन में। अभी भी मैं बता रहा हूँ फिर से दोबारा, ग्रुप डी का एग्जाम हो या फिर आपका CBT 2 के जो बचे हुए हैं लेवल 2, 3, 5 वाले, सिर्फ मेंसुरेशन को एक बार सारा फार्मूले का लिस्ट बनाइए और उसको, और है भी कितने, 6-7 हैं, बस उनको ध्यान में रखिए अपने कि शंकु का फार्मूला क्या होता है, गोला क्या होता है, बेलन क्या होता है, उनका सरफेस एरिया क्या होता है। इसी से क्वेश्चन आएगा। 2-3 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है आपके पेपर में। 35 क्वेश्चनों में 2-3 क्वेश्चन आने ही आने मिनिमम, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहेंगे, 2D से भी और 3D से भी, ठीक है, दोनों से। तो इसके लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। तो गोले का फार्मूला क्या होता है, जैसे गोले का फार्मूला हमको सबको पता है, और ये बोला ना कि ये खोखला गोला है, गोलीय कोष मतलब खोखला हो गया। बाह्य त्रिज्या और अंतर त्रिज्या की बात का मतलब कि 2 गोले हैं, अंदर से खोखला है वो, जैसे गेंद होती है ना, खाली वाली गेंद, जैसे अब क्रिकेट खेले होंगे, देखे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 लगाते हैं, मैं ऐसे बताते हैं। तो इसमें, इस केस में क्या होता है, हाँ, इस केस में हमारे पास क्या होता है कि जैसे गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल R3, उसके अंदर वाला जो गोला होता है ना उसको घटा लेते हैं। हाँ, तो यही आयतन होता है और कुछ नहीं, बस इतना ही करना। 4/3 दोनों में कॉमन है, पाई भी कॉमन है, तो यहाँ से हमने यहाँ क्या बचा, R³ माइनस में R³। तो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 बोला था क्वेश्चन में, R की वैल्यू 9³ दिया था, छोटे वाले का 8³ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 का क्यूब कहाँ से आ गया, कई सारे डाउट होंगे, क्योंकि ये जो गोला ऐसे होगा ना, जैसे ये गोला है और इसके ऊपर है, तो अगर ये इसकी मोटाई 1 दिया है और पूरा यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो ये छोटे वाले कितना होगा, 8 होगा। तो छोटे वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, इसलिए 8 यहाँ रखे हैं। तो 4/3, 22/7, और ये 200, 729 और 512, 217 हो जाएगा। 7 से ये 3 बार और 1 बार है, और 31 × 4 कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 4 और 4 तिया 12, और ये हमारे पास आ जाएगा इंटू में 22/3, और ये हमारे पास 248। तो 248 को अगर मैं लिखूं तो ये 0 0 वैदिक स्मैश लगाइए, 11 का गुणा करना है तो 8 आ जाएगा, 8 4 12 के 2 आ जाएगा, 4 2 6 के 7 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, और बटे में 3 है, 3 9 27, 3 9 27, 1/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसको डिवाइड करना था और ये निकालना था हमको। हाँ, दिया जाएगा, अभी तो स्टार्ट तो करेंगे ना यूथ पब्लिकेशन, तो मेंसुरेशन ज्योमेट्री उसमें कराया जाएगा। तो क्लास वाइज, चैप्टर वाइज जब करेंगे तो वहाँ थ्योरी करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा वाला होगा, डी वाला आंसर होगा यहाँ पे, राइट। 909 होल 1/3 होगा, ठीक है, ईजी है 909। और क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 के पास, ठीक है, 13 ही था ना ये हो क्या रहा है, 10 हो गया, 10 के बाद ये 11 आएगा, और 11 के बाद ये वाला हमारे पास
12 आएगा। चलिए 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः 40 और 90 और 36 दिन में काम को कर सकते हैं। पी कार्य को शुरू करता है, क्यू 7 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है, आर शुरुआत के 8 दिन बाद कार्य में शामिल होता है, तो आर कितने दिन तक कार्य करता है। बहुत कॉमन सा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही कॉमन है। तो 40, 90 और 36, पहले तो ये लिख लीजिए। पी जो है 40 दिनों में कर सकता है, क्यू जो है 36 दिनों में कर सकता है, 90 दिनों में कर सकता है, आर जो है 36 दिनों में कर सकता है। यही बोला था ना, 40, 90 और 36, ठीक है। तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360। तो 4 9 36, 9 चौक के 36 और 10 बार में। क्वेश्चन में अब जो जो दिया है ना उसको देखेंगे हम लोग। पी जो है कार्य को शुरू कर देता है पहले दिन से, ठीक है, लेकिन उसके 7 दिन बाद में क्यू आता है, तो तब तक ये 7 दिन काम कर चुका होगा, 7 दिन, ठीक है, 7 दिन काम कर चुका होगा। अच्छा, उसके बाद आता है ये हमारे पास ये, और ये काम स्टार्ट करता है 7 दिन बाद, तब तो 7 दिन बाद, और फिर बोला आर जो है ना ये 8 दिन बाद आता है। कितने दिन बाद आता है, 8 दिन बाद। अगर ये 8 दिन बाद आएगा तब तक ये 1 दिन काम कर चुका होगा और ये 8 दिन कर चुका होगा, इसका 1 दिन और जुड़ जाएगा इसमें, 7 1 8। देखिए ध्यान समझिएगा, ये अगर 8 दिन बाद ज्वाइन किया है और ये 7 दिन बाद, तो ये काम किया होगा 1 दिन और इसने किया होगा 8 दिन, तो 8 9 72 काम इसने कर लिया और 4 काम इसने कर लिया, तो दोनों मिला के कितना काम कर चुके हैं, 76। तो शेष जो काम होगा ना उसमें हर दिन कौन रहेगा, आर भी रहेगा, तो जो शेष काम करने में समय लगेगा उतना दिन आर भी काम करेगा, ठीक है। तो शेष काम कितना बचा, 360 और माइनस में 76, और ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, यही होगा ना यहाँ पे 15 7 8 और ये 284। अब इस 284 कार्य को कौन करेगा, अब सभी हो जाएंगे साथ में, तो 9 4 13 13 और 23, 23 से डिवाइड कर लीजिए, 23 से एक बार जाएगा क्योंकि यहाँ बचेगा हमारे पास 5 24, तो 23 से फिर एक बार जाएगा, नहीं 2 बार जाएगा ना, 23 एकम 23 54 हो जाएगा, 23 दूना 46 और यहाँ बच जाएगा 8 8 बटा में 23। तो ये शेष कार्य पूरा करने का दिन हो गया, शेष कार्य पूरा करने का दिन हो गया, और जितना दिन शेष कार्य होगा उतना दिन आर भी रहेगा साथ में, तो उतना दिन आर भी काम किया है। और अगर बोलेगा कि ये कितना दिन काम किया, तो ये इसमें 1 दिन और जोड़ लेंगे। अगर बोला कि ये पी कितना दिन किया है, तो ये तो किया है और इसका 8 दिन और जोड़ लेंगे, तो ये हमारा ए बी का आ जाएगा। तो यहाँ पे आर जो कार्य समाप्त कितने दिनों में हुआ, तो 12 दिन ये और 1 दिन ये और 8 दिन इसका, सब जोड़ सकते हैं। कई क्वेश्चन बन सकते थे इसमें, बट इसमें पूछा था आर ने कितने दिन किया, तो आर कितना दिन किया है, 12 से 8 बटा 23 दिन। कौन सा वाला ऑप्शन होगा, बी वाला यहाँ पे सही होगा, ठीक है, सभी का इसमें पूछा जा सकता था। देखिए एक और बहुत इजी सा क्वेश्चन, हाँ एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया है कि 3x + 2y बराबर 12। देखिए एक तो कुछ नहीं आएगा तो ऑप्शन से उठा के चेक कर सकते हैं कि कोई ना कोई वैल्यू निकली जाएगी, और दूसरा हमारे पास क्या है कि ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ दिख ही रहा है कि ये होल स्क्वायर है, y - 2 का क्या है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारा y का मान आ जाएगा 2, तो 2 वैल्यू आ गई, 2 यहाँ रख देंगे तो x का मान आ जाएगा 3। तो ये भी कर सकते हैं, वैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, तो 3x + 2y बराबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 3x + 2y बराबर में 13 और y² - 4y + 2 बराबर +4 बराबर 0। तो ये है y - 2 का होल स्क्वायर बराबर में 0, तो y बराबर हमारे पास आ गया 2। अगर यहाँ 2 रख देंगे तो 3x + 4 बराबर में 13, तो x का मान आ जाएगा 3। तो यही हमारा मान होगा 3 और 2 का, ठीक है, 3 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लीजिए जो भी, देखिए एग्जाम में तो वैल्यू पुट ही करते हैं और कुछ है नहीं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 13 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर, 14 में देखते हैं क्या है। फोर्टीन नंबर में रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ ये रीजनिंग है क्योंकि बाद में ये चेंज होगा, तो इसको छोड़ रहे हैं, अभी इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के टाइप हो गए, आज ही क्वेश्चन ये टाइप होकर मिला है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें रीजनिंग वाले आ गए तो उसको हटा देंगे, वो अभी जो सेट जो आपको पीडीएफ जाएगा उसमें नहीं रहेगा ये। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कि
1/4, 2/3, 4/5, 5/8, 3/4 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल k दिया हुआ है। बहुत कॉमन सा नंबर। तो क्या क्या नंबर है उसको देख लेते हैं हम लोग। और क्वेश्चन में हमारे पास 1/4 और हमारे पास क्या है 2/3, 4/5, 2/3, 4/5 और हमारे पास है 3/4। बोला सबसे छोटा सबसे बड़ा, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। देखिए ये 25% होगा, ये 66.66% होगा, ये 80% होगा, ये 75% होगा। ये और भी कोई नंबर था क्या? 5/8 भी था इसमें, तो 5/8 भी लिख लेते हैं। 5/8 जो होगा ना वो 62.5% होगा। तो सबसे बड़ा जो हमको दिख रहा है इसमें k जो था, k की जो वैल्यू थी ना वो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का गुणनफल था। तो सबसे बड़ा हमको देखिए इसमें ये दिख रहा है और सबसे छोटा हमको ये दिख रहा है। तो एक 4/5 और गुणे में 1/4, तो ये आ गया 1/5। और फाइंड क्या करना था हमको? फाइंड करना था 1/k प्लस में, हाँ 1/+4 है, 1/k -4 और 1/k -2। तो k की वैल्यू 1/5 है, तो 1/k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 1/k की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो रख लेंगे यहाँ पे 5 + 4 और यहाँ पे 5 - 2, तो 9 गुणे में 3 और कितना आएगा आंसर? 27 आ जाएगा। इजी था, बहुत इजी था। और कहीं ना कहीं आपको ये भी ट्रिक सिखाया गया था कि हाउ टू फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, ये तो परसेंटेज में कर लिया क्योंकि बहुत छोटा सा। इसको निकालने का और बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप छोटा बड़ा इसके डिफरेंस से भी निकाल सकते थे। 3 है, 1 है, 1 है, 1 है और 1 है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे इसका कि कौन वाला लार्जेस्ट होगा कौन सा। या तो परसेंटेज बदल लीजिए, बहुत छोटा नंबर इसलिए परसेंटेज का मैंने सहारा ले लिया क्योंकि इतना हम लोग हमेशा लगाते रहते हैं कि 1/4 25%, 1/3 33 होता, 33 दूना 66, 1/5 20, 20 चौके 80, 1/4 25 होता है, 25 नहीं 75, 1/8 12.5% होता है, 12.5 गुणे 5 62.5%। तो ये परसेंटेज से भी जा सकते थे। और के का मान आ गया कि जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर होंगे उनका गुणा कर लीजिए, वही वैल्यू इसमें पुट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 कि ABCD एक आयत है जिसमें AB की वैल्यू दिया है और BC की वैल्यू दिया हुआ है। तो ABCD को सबसे पहले बनाते हैं हम लोग। मैं कुछ किसी भी नंबर को लिख सकता हूँ फास्ट। परसेंटेज आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे आपको याद भी होना चाहिए। 1/8 12.5, 2/8 25%, 3/8 37%, 4/8 50%, 5/8 62.5%, 7/8 87.5%, 8/8 1 मतलब 100%। ऐसे सबको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1/7 14.28, 2/7 28.56%, 3/8 42.84%। ये चीज़ें आपको बदलनी आनी चाहिए जब आप परसेंटेज पढ़ते हैं, तो आपका लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बेसिक परसेंटेज के तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक आयत दिया है और आयत में बोला गया ना कि इसकी लंबाई जो है ना वो 10 है, ABCD, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 8 है। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि इसके अंदर में एक सर्कल बनाया गया है जो ABCD और ABBC और CD को स्पर्श करने वाले वृत्त का केंद्र O है। मतलब एक ऐसा सर्कल है इसके अंदर में जो AB को टच करता है, AB को भी टच करता है और DC को भी टच करता है और BC को, इसको नहीं टच करता है, AD को। इन तीन को ही टच कर सकता है। कभी भी आयत में एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा सर्कल नहीं बन सकता जो चारों भुजाओं को टच करे। वर्ग में पॉसिबल है, समानांतर चतुर्भुज में पॉसिबल है, सम चतुर्भुज में भी सर्कल बन सकता है चारों भुजाओं को टच करता हुआ। लेकिन किस में नहीं पॉसिबल है? आयत के अंदर कोई भी ऐसा वृत्त नहीं बन सकता है जो चारों भुजाओं को टच करे। ठीक है, तो इसीलिए जब भी टच करेगा 3 करेगा, वो 3 बोला गया था। और इसका बोला कि केंद्र जो है ना हमारे पास O दिया हुआ था। फिर बोला कि O को ना इससे मिला दीजिए और बता दीजिए इसका एरिया कितना होगा इस वाले ट्रायंगल का। तो बेस हमको पता चल गया यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ से यहाँ ये जो रेडियस होगा ना यही 90 डिग्री बनाएगा और ये रेडियस कितना होगा? 4 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगा और यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगा। तो देखिए ये 4 है ना, तो ये भी 4 ही होगा क्योंकि रेडियस तो हर जगह सेम ही होती है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है हमारे पास? 8 और हाइट कितनी आ गई? 4। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी दिया होगा वो उसमें आ जाएगा 16 में। ठीक है, तो ये कॉमन सा क्वेश्चन था।
ये बेस है, ये हाइट है। और हाइट क्यों हुआ? क्योंकि ये 90 डिग्री बन गया। क्योंकि कोई भी अगर सर्कल होता है और वहां से कोई भी स्पर्श रेखा होती है ना, इसको मिलाएंगे तो हमेशा ये 90 बनता है सेंटर से। कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं आपसे। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कि यदि 16, 25, 13, 26 और 15 का औसत के है तो के का मान यहाँ रख देना है। तो बस इनको जोड़ लेना है, 25, 35, 38। और चलिए लिख लेते हैं, एक बार लिखे रहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए बाद में क्वेश्चन का सलूशन देखने में, जो लोग बाद में देखेंगे। तो देखा जाए कि 16, 25, 23, 26 और 15 का औसत के है। 16, 25, 13, 26, 15, 13, 26, 15 का औसत क्वेश्चन में बोला था कि के दिया हुआ है। तो औसत के अगर दिया हुआ है ना तो कैसे निकालेंगे? देखिए हम इनको सबको जोड़ लेंगे 16 प्लस 25 प्लस 13 प्लस 26 प्लस 15 मैं लिख रहा हूँ। और बटे में कितनी संख्या है? 2, 2, 4, 1, 5 और बराबर में के दिया हुआ। तो इनको जोड़ेंगे तो 95 आ जाएगा और बराबर में के आ जाएगा। तो इस के का मान आ जाएगा 19। और हमसे पूछा गया था, फाइंड करने के लिए पूछा गया था 2k प्लस 11। तो अगर यहाँ 19 रख देंगे तो 19 दूना 38 और प्लस में 11, ये कितना आ जाएगा? 49। 49 का मतलब ये आ जाएगा 7। 7 इसका क्या होगा? आंसर होगा। 7 क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। रूट से बाहर तो सभी मान निकाल सकते हैं ना इसमें। तो देखिए इसमें रूट से बाहर तो 8 भी हो सकता है, क्योंकि 8 भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, 7 भी बन सकता है, 9 भी बन सकता है, 10 भी। तो ऑप्शन से नहीं लगा सकते इस वाले क्वेश्चन में स्पेशली। क्यों? क्योंकि रूट से बाहर क्यों नहीं निकल सकता? 49, 9, 81 नहीं हो सकता था? हो सकता था। 8, 64 भी तो हो सकता है, क्यों नहीं निकल सकता है रूट से बाहर? तो कोई भी निकल सकता है। ठीक है, 7 भी हो सकता था, 9 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था। डिपेंड करता है इस वैल्यू पे, कोई भी आंसर आ सकता है। लेकिन हमको जोड़ के लिख के ही करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, हाँ पूरा रूट से बाहर तो निकलेगा ना, क्यों नहीं निकलेगा? यही तो निकलेगा। कुछ भी हो सकता था। अगर यहाँ की मान 70 आता, अगर इसकी वैल्यू 70 आ जाती तो ये क्या 9 भी हो सकता था आंसर। लेकिन वो डिपेंड करता है वैल्यू पे, तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन दूसरे तरीके से होता तो हम देखते। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 दिया है और इसकी ऊंचाई 12 दी है। क्वेश्चन नंबर 18। शंक्वाकार 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 नीचे में सर्कल होता है और इसका ये दिया है 9 और इसकी ये वैल्यू दी है 12। अगर इसको ऐसे मिला देंगे ना तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो सरफेस एरिया होता है ना, सरफेस एरिया ये होता है पाई आर एल। तो पाई को पाई रहने देते हैं, आर की वैल्यू 9 है, एल की वैल्यू कितनी है? 15 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 135 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, 135 पाई मीटर स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि 100 रुपए प्रति पाई मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर? पाई मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 100 रुपया है। तो बोला कि तंबू बनाने के आवश्यक सामग्री की कुल लागत। तंबू जब भी बनता है ना तो हमने सरफेस एरिया ही निकाला, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालते, क्योंकि तंबू नीचे से खाली रहता है, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया नहीं। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? हमारे पास 100 दिया हुआ था। तो 135 गुणे में 100 तो 13,500 ये आंसर हो जाएगा। इतने रुपए लगेंगे इसमें। ठीक है, सिर्फ यही था क्वेश्चन में। हाँ तभी तो आया है साथ ना, के जगह पे। चलिए नेक्स्ट इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव बोल सकते हैं कि 2 बार सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में क्या है कि जैसे 2 नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, दो एक सीरीज दिया ये वाला कि ये कुछ है, इसका माध्य हमको गिवन है और मतलब मीन औसत दिया हुआ है। दूसरे वाले का बहुलक हमको दिया हुआ है। तो माध्य और बहुलक दोनों का क्या निकालना है? हमको डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन बेसिक कैलकुलेशन पे क्वेश्चन हम एक बार लिख लेते हैं, 29, 36, 21। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास क्या है? 29 और 36, यही था ना कुछ? 29, 36, 21, 18, 7। 21, 18 और 7। और हमारे पास क्या था? 19 और 2 बार के है। 19 के और के, और इनका जो माध्य है, माध्य
वो दिया है 21.25, 21.25 इनका माध्य दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास है। और कुछ और दिया हमको डेटा जिसका बहुलक भी दिया है, तो वो तो इजी है हमारे पास। तो पहले इनको जोड़ लेते हैं जल्दी से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये हमारे पास 3 2 5 2 7 7 1 8 8 1 9 90 हो गया। 9 6 15 15 1 15 1 16 16 8 24 24 और 7 31 9 40 और 90 और 40 130। 130 प्लस 2 के और कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको हम भाग दे देंगे 21.25 हमारे पास आएगा। तो 2 के और प्लस में हमारे पास कितना है 130। 8 का गुणा कर देंगे तो 8 गुणे 21 और 8 गुणे 25 2, तो 170 ही आ गया। तो के की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो एक डेटा तो हमारे पास ये निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का। और दूसरा डेटा हमारे पास एक और दिया था बहुलक वाला, जो थोड़ा सा और इजी था, इसी में था। तो इसमें हमारे पास बहुलक वाला डेटा क्या दिया था 29 22 15 और 15। एक दिया है 29, एक दिया है 22, फिर दिया है 15 और 15। और हमारे पास क्या क्वेश्चन में है कि 22 फिर से आ गया 22 18 21, 22 18 21 और उसके बाद है p कॉमा p। और इसका जो बहुलक दिया था ना मोड, वो हमारे पास 29 दिया हुआ था। तो p का मान देखिए यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, जो बहुलक होगा सबसे ज़्यादा बार आएगा। 29 यहाँ पे एक बार दिया हुआ है और अगर देखा जाए तो 22 हमारे पास 2 बार है, 15 2 बार है। ठीक है, तो ये दोनों भी बहुलक हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि 29 कितने बार आया होगा 3 बार आया होगा, तभी बहुलक है। तो p 2 बार है तो यानी इसके जगह पे 29 ही रहा होगा। p के जगह पे 29 रहेगा तभी बहुलक बन पाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, p का भी मान आ गया और k का भी मान आ गया, यही पूछा था। तो 29 माइनस में 20 और आंसर कितना आ जाएगा 9। यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा इसका। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका मोड हमने ये p के जगह पे 29 ही क्यों आएगा, क्योंकि बहुलक हमको दिया था 29 है और यहाँ ऑलरेडी 2 बार कोई ना कोई नंबर ऑलरेडी हैं। तो जब भी होगा 29 कितने बार होगा, 2 से ज़्यादा बार होगा। और 2 कौन नंबर बचते हैं यहाँ पे, सिर्फ 29 बन सकता है। ठीक है, फार्मूला का वीडियो बना देंगे, क्यों परेशान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, अब निम्न प्रेक्षक का बहुलक और माध्य का अंतर निकालें। 20 में भी बहुलक और माध्य का अंतर ही पूछा गया है। अब ये भी इजी ही हो गया। नंबर हम देख लेते हैं 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और इसके अलावा क्या दिया 9 12 12 5, 9 12 12 और 5 और इसके अलावा है 12 12 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है। तो इसका जो मोड होगा ना, मोड वो देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है हमको 12 12 और 12, तो मोड 12 होगा। और इसका जो मीन होगा, मीन में जोड़ लेंगे 6 5 4 9 9 6 15 15 7 22 22 8 30 39 39 41 51 10 61 और 2 63 63 और 5 हमारे पास 68 12 80। 80 मतलब कितना हो जाएगा, ये 80 बटे में 3 3 6 4 10, मतलब ये 8 आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस बोला था। ठीक है, मोड और मीन का अंतर बोला था। तो ये आ जाएगा 12 माइनस में 8, कितना आ जाएगा हमारे पास 4। 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजी है कि नहीं, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग कमेंट करके। तो कैसा था CBT 2 का पेपर, और मेरे हिसाब से बहुत ही कॉमन पेपर है, बहुत ही आसान पेपर है। ठीक है, और जो लोगों ने दिया होगा उनके लिए भी आई थिंक ईजी रहा होगा। और कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं कि 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है 7:2 था 5 वर्ष पहले। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 हमारे पास है, 5 वर्ष पहले की बात बोला है, तो मतलब प्रेजेंट से 5 साल पीछे की बात हो रही है। तो ये 7 और कितना है 2 है। अब प्रेजेंट से 5 साल आगे की भी बात बोला था क्वेश्चन में, वो कितना बोला था 9 और 4 है। ये 9 और कितना है हमारे पास 4 है। तो अगर यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो ये भी 2 यूनिट बढ़ा है और ये भी 2 यूनिट बढ़ा। तो 2 यूनिट बढ़ने में 10 साल लग गए इनको 5 गुना पे। तो ये भी 5 गुना पे 35 होगा, ये 5 गुना पे 10 होगा। तो प्रेजेंट में अगर बात करें प्रेजेंट का अनुपात, तो 35 5 ये 40 है और ये 15 हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या, ये प्रेजेंट उम्र पूछा है तो ठीक है। तो कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी होने के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा। देखिए अगर इसमें मैं
10 साल जोड़ लूँ, इसमें कितने साल जोड़ लूँ, 10 साल, और इसमें भी मैं कितना साल जोड़ लूँ, 10 साल, तो ये हो जाएंगे 25 और ये हो जाएंगे 50, तो ये इसका 2 गुना हो जाएगा। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कब से बोला गया है, एक बार देखना। तो उसके 5 वर्ष बाद, हाँ, तो पिता की उम्र पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो कितने साल, 10 साल बाद। तो 10 इसका क्या होगा हमारे पास, राइट आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद इनका उम्र क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इजी है, सोल्यूशन तो दिया ही जाएगा आपको। अब ये कोई क्वेश्चन था बताइए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 को भी इसी पे सॉल्व करते हैं हम लोग, एक ही पेज पे। 22 में कुछ ऐसा खास है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ कि 17y बराबर 102 दिया है, 0.17y बराबर 10.2 दिया है। तो बस पॉइंट का गेम है, डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। तो y बराबर ये अगर ऊपर में 1020 कर ले तो नीचे में 17 आ जाएगा। 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, 100 से, कितने से, 100 से, लिख लीजिए यहाँ पे। तो ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। y का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक है, इजी। क्वेश्चन नंबर 23 भी देखिए। 23 में हमारे पास क्या है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है कि अप्रोक्सीमेशन, लगभग मान, बोला ना कि अप्रोक्सीमेशन में लगभग। तो देखिए ये हमारे पास कितना है, लगभग 499, तो इसको 500 मान लेंगे। ठीक है, और ये वाला हमारे पास कितना है, 1.95 है, तो इसको 2 गुणे 4 कर लेंगे, और ये लगभग है तो ये हमारे पास 5 लिख लेंगे। माइनस में देखिए ये वाला कितना है, 3 के पास है, और इसको भाग देना है कितने से हमारे पास, इसमें भाग दे देंगे, तो ये हमारे पास इसको 18 मान लेते हैं, करना ही तो ये इससे कट जाएगा कितने बार में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 और प्लस में 10 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/6, 6 अगर मानेंगे तो ये आ जाएगा 510 माइनस में 1/6। तो 1/6 अगर घटा भी लेंगे ना तो लगभग कितना हो जाएगा, अगर इसको घटा भी ले 1/6 मतलब लगभग पॉइंट में 16 आएगा, तो इसी के आसपास आ जाएगा, 510 के आसपास सबसे नज़दीकी आंसर यही दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन 23 के लिए सबसे नज़दीकी आंसर यही दिख रहा है। एक बार तो भी हम इसके मेन पेपर से एक बार मिला लेते हैं हम लोग कि जो पेपर एग्जाम में आया था आपके, क्योंकि ये अभी पहली बार टाइप होके आया है ना, तो देखना जरूरी है कि कहीं ना ऐसा तो है कि इसमें मिस प्रिंट हो। और ये पेपर आप लोगों ने किसी ने भेजा था, ठीक है, मतलब ये तो मैंने बनवाया है इसको, इसके पहले भी जैसे जो था, मतलब जो कंबाइंड किसी एग्ज़ाम का जो था आंसर की वाला जो पेपर है, उसमें आंसर की दिया रहता है ना, जिससे आइडिया लग जाएगा कि आंसर ना सबसे नज़दीकी यही है कि नहीं है। अब इसमें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है, जीएस वो सारे हैं। हाँ, लेकिन इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही जो हमने लगाया ना, बिल्कुल सही आंसर बताया, और यही सही होगा, ठीक है, सबसे नज़दीकी जो आंसर है। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि कितना होगा, या मैं लिख भी देता हूँ कि सबसे नज़दीकी आंसर जो होगा ये 500, और प्लस में कितना था हमारे पास, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 अपने से मान सकते हैं, और भाग देना था हमको, नहीं, माइनस में था 3 गुणे में 18 हमने किया था, 3 गुणे में 18, तो लगभग हमारे पास ये 510 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, इजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। 25 क्वेश्चन तो आपके सामने सारे के सारे इजी दिखे, एक आध क्वेश्चन था जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। तो ये है 12 माइनस 6 और भागे में 2, इजी है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। 3 का स्क्वायर गुणे 3 माइनस में 7, 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे में 3 है, ओके, माइनस में 7 और प्लस में कितना है हमारे पास 6 है। तो अब देखिए ये पहले भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 12 4 16 में से 3 गया, ये 13 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 9 9 में से 27 27 7 20 26 आ जाएगा। तो ये 1/2 इसका क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1/2 क्या होगा, राइट होगा। लेवल 2 इससे ज़्यादा आ जाएगी। अब देखिए कटअप वटअप कुछ नहीं है, जैसा पेपर इजी होगा तो कटअप ज़्यादा ही जाएगा, सभी लोग ज़्यादा बनाएंगे। क्वेश्चन मुश्किल होगा तो भी वही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कल ट्रिक में भी बताया गया था, आपको बताया गया था ना इसको, कि 25 नंबर में 20% रेट था, CISI का अंतर दिया था 448 और धनराशि निकालनी थी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, CISI का रेट जो हमारे पास दिया हुआ है वो कितना दिया था, 20%,
और CI और SI का जो अंतर है 3 साल का, वो हमारे पास कितना है, हाँ ये था हमारे पास 448। तो ये 1/5 होता है। तो हमने बताया ना डिफरेंस का और प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है 3x+1, और ये वाला कितना होता है x³ और ये 1/x ऐसे मान लेते हैं। तो x का मान 5 है, तो 5 दिया 15, एक 16 और ये 5 का क्यूब 125। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 448। ये इससे 28 गुना पे था, तो ये भी इससे 28 गुना पे हो जाएगा और कितना आंसर आ जाएगा 3500, और यही आंसर होगा। कहाँ मुश्किल है CBT2, ठीक है। 13/18, 13/18 कैसे आ रहा है, 13/18 किस में बोल रहे हैं, इसमें 13/18 नहीं आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये वाला 27 और 27 में 6 जोड़ देंगे, 33 में से 7 घटा लेंगे, 26 आएगा नीचे ना, तो 18 कहाँ से आएगा, ये गुणा करना है ना यहाँ पे, तो ये इसका आंसर 1/2 होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1/2 होगा। ये तो कल हमने बता ही दिया था कि 3500 आ जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, 35 के 3500 क्वेश्चन है इसमें। 30 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है, और 68, 74 शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। अब ठीक है, तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है थोड़ा सा कैलकुलेशन भी लगा सकते हो, चाहे तो थोड़ा सा JSM लगाएं तो बहुत इजी से भी बन सकता है। तो कई सारे अप्रोच होते हैं क्वेश्चन लगाने में। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का डिफरेंस बिल्कुल होता है। सिमिलरिटी में एंगल सेम होते हैं और कॉन्ग्रुएंसी में सब कुछ बराबर होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जैसे अगर दो चीज़ें एक जैसी हों, जैसे मान लीजिए हमने एक कंपनी का ये फ़ोन खरीदा और सेम फ़ोन दूसरा भी खरीद लिया, तो सब कुछ सेम रहेगा, कैमरा, इसका साइज़, इसका वेट, इसका लंबाई चौड़ाई सब। जब सब कुछ सेम होता है तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और सिमिलर में क्या होता है कि एक मार्कर बड़ा सा, एक मार्कर छोटा सा है, तो वो दिखने में सेम है, बराबर नहीं होते हैं। सिमिलर का मतलब दो, अगर ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल में एंगल अगर बराबर है तीनों, तो इसका मतलब ये नहीं कि साइज भी बराबर होगा, ठीक है। तो सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी में इतना ही बस फर्क है कि उसमें 6 के 6 वो चीज़ बराबर होती हैं और सिमिलरिटी में सिर्फ एंगल होता है। बाकी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी दूसरी क्लास है। तो बाकी 26 नंबर से लेकर 35 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपको अगली वाली क्लास में हम आपको बता देंगे। और बाकी और जिनको ये PDF और सोल्यूशन चाहिए तो इसका मैं PDF आपके सामने बना दे रहा हूँ, और ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में बाकी जो क्वेश्चन होगा यहाँ से होगा। और दूसरा चीज़ साथ में कि ये बैच आज शुरू हो रहा है, इस बैच को आप लोग शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और ये बैच हो रहा है जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम चैप्टर वाइज अब डिस्कस करेंगे तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं साथ में। जैसे मान लीजिए मेंसुरेशन अगर स्टार्ट किए, परसेंटेज स्टार्ट किए, तो जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें लगातार क्वेश्चन एक बार आते हैं तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो RRC ग्रुप डी यूथ मैथ सोल्यूशन का बात किए इसमें हम लोग, और इसमें ये वाले जो अभी क्वेश्चन हो रहे हैं 2022 वाले वो भी कराए जाएंगे। इसमें हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज के टॉपिक से, परसेंटेज चैप्टर पहला होगा। उसके बाद हम करेंगे इसमें मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस, CISI, इस तरीके से चलेगा इसमें, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज है, 28 चैप्टर हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ग्रुप डी वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं होगा जो ग्रुप डी में आया होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका वीडियो उसमें पड़ चुका है इस बैच के अंदर में। जो बचे हुए हैं जैसे जहाँ से ग्रुप डी के क्वेश्चन आने वाले हैं, RPF SI वाले या फिर और जो क्वेश्चन है ना, उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, JEE वाले क्वेश्चन करेंगे, NTPC के पुराने वाले क्वेश्चन करेंगे। तो जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पैरामेडिकल वाला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो सारा क्वेश्चन इसमें बचा हुआ क्वेश्चन डिस्कस चलेगा। हाँ, आज इसका क्लास 7 बजे आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपके एप्लीकेशन पे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा वो डिस्कस करेंगे, और साथ में आपको जो इसके 3 सेट है ना, वो तीनों सेट मैं करवाऊंगा आपको इसी क्लास में। और 3 सेट का मतलब कि एक 3 पेपर हुए थे शायद इस बार, एक बार मैं चेक भी कर लूँगा 3 थे या 4 थे। अगर 3 पेपर हुए हैं तो तीनों डिस्कस होंगे, 4 होंगे तो 4, 3 ही हुआ है जहाँ तक मुझे पता है। CISI की जो वीडियो है वो आपके क्लास में अपलोड हो जाएगी, बाकी यूट्यूब पे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।